आइए मेरे प्यारे साथियों, छात्रों, आज के इस सेशन में हम लोग स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि का आगाज करेंगे। बीच में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चलते वीडियो नहीं बन पाई है। आज हम लोग पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से लड़ने वाला महान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। आइए, मुश्किलों से भागना नहीं है, मुश्किलों से, संघर्षों से जितना ही हम संघर्षरत रहेंगे, हम भी एक बेहद खूबसूरत इंसान होकर के उभरेंगे। आइए, आज हम लोग बिहार बोर्ड की परीक्षा की जो 2026 में होने वाली है, उसकी तैयारी के क्रम में आज हम लोग संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि पर प्रकाश डालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि को। स्वर संधि यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर स्वर संधि के 2 वीडियो पड़े हुए हैं। दोनों स्लाइड को, आप दोनों वीडियो को देखिए। जो भी यदि बातें समझ में नहीं आती है कमेंट्स में लिखिए, या उसके अतिरिक्त और भी कुछ आपकी ज़रूरी लायक हो, या कोई भी एग्जाम्पल जो आपको समझ में नहीं आता हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स को हम लोग देखते हैं और उस पर हम लोग प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग हल संधि के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन संधि कहें या हल संधि, यह व्यंजन संधि है। आप जानते हैं कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि का पहला सूत्र है झलाम जशोवंते। यह सूत्र कहता है पदांते झलाम जशः स्यु, अर्थात यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, र, ल, व आ जाता है तो प्रथम वर्ण के जगह पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। नियम को ध्यान से हम लोग समझेंगे। पहला सूत्र हमें बताता है झलाम जशवंते कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। उसी वर्ग का तीसरा होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, जगत जोड़ ईशः। उदाहरण से हम समझे, आप देखते हैं पहला शब्द है जगत, दूसरा शब्द है ईशः। पहले शब्द का यदि सबसे अंतिम अक्षर को देखें
तो है तो। यदि हम तो की बात करें, आपसे पूछा जाए कि तो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे कि यह तवर्ग के अंतर्गत आता है। आप वर्गीय व्यंजनों को जानते हैं, जितनी भी अस्पर्श व्यंजन वर्ण है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग का अर्थ आप जानते हैं, क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़ टवर्ग हो गया, त थ द ध न तवर्ग, प फ ब भ म पवर्ग। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो कह रहा है यह सूत्र कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, यहाँ हम देखते हैं जगत में तो जो है वो तवर्ग का प्रथम वर्ण है। इसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण है बड़ी ई, अर्थात यह एक स्वर वर्ण है। तो आप यदि सूत्र पर ध्यान दें तो आप देखते हैं कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का जो ये अक्षर है पहला, इसके जगह पर इसी वर्ग का तीसरा होता है। तो यदि हम आपसे बात करें प्रथम वर्ण का यानी तवर्ग का तीसरा अक्षर कौन है, तो आप बोलेंगे सर तवर्ग का तीसरा अक्षर है तो थ द। तो यह सूत्र हमें बताता है कि यदि तवर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ गया तो तवर्ग का तीसरा हो जाएगा, अर्थात द हो जाएगा। अब हम देखते हैं ज ग त की जगह पर हो जाएगा द। उत्तरवर्ती शब्द है ईशः। यदि हम दोनों शब्दों को मिला दें तो एक नया शब्द बनता है जगत धन ईशः जगदीशः। इसी तरह यदि हम बात करें जगत धन अम्बा जगदम्बा, वाक धन ईशः वागीशः। आप भी अपने से थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे। जगत धन अम्बा, वाक धन ईशः, जगत धन अम्बा जगदम्बा, वाक धन ईशः वागीशः। यदि किसी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर की बात की जाए तो उसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। दिक जोड़ गजह, इस उदाहरण पर आप गौर करें तो आप देखेंगे पहले शब्द का अंतिम जो अक्षर है वो कवर्ग का है, दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वह कवर्ग का तीसरा अक्षर है, तीसरा वर्ण है। तो ये सूत्र हमें बताता है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का यदि तीसरा, चौथा य र ल व या कोई भी स्वर वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे, अर्थात क की जगह पर इसका तीसरा ग कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यंजन वर्ण है तो उसके स्थान पर जो भी आदेश होगा वह व्यंजन वर्ण ही होगा। अर्थात यदि क हलंत है तो इसके स्थान पर ग हलंत होगा। भूलवश भी ग पूरा नहीं लिखेंगे, नहीं तो वह स्वर संधि के अंतर्गत चला जाएगा, फिर वह संधि ही नहीं हो पाएगी। आते हैं हम वर्ण संयोजन में, तो यहाँ देखते हैं कि द में ह्रस्वी की मात्रा है, ग व्यंजन वर्ण है, उत्तरवर्ती वर्ण भी व्यंजन है, तो ग को आधा ही लिख देंगे और गजह को मिला देंगे। व्यंजन वर्ण जब तक स्वर से नहीं मिलेगा तब तक वह अधूरा ही रहेगा, वह पूरा नहीं हो सकता है। और दो व्यंजन वर्ण कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो व्यंजन ही रहते हैं। इसी प्रकार यदि दिक धन गजह की बात करें
तो ये बन जाएगा दिग्गजः। आते हैं हम लोग एक दूसरे सूत्र को देखते हैं। एक दूसरा सूत्र जो व्यंजन संधि का है, तोड़ ले। व्यंजन संधि का एक दूसरा सूत्र तोड़ ले। यह कहता है तवर्गस्य लकारे परे पर्श वर्ण, अर्थात यदि त के बाद यदि ल आ जाए तो त हलंत के स्थान पर भी ल हलंत हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे हम लोग, सूत्र है तोड़ लिह। यह हमसे बताता है कि यदि तो हो और उसके बाद यदि ल आ जाए तो हलंत के स्थान पर भी ल हलंत कर देना है। इसे उदाहरण द्वारा समझें। उत्धन लेखा, यहाँ हम देखते हैं उत शब्द का अंतिम वर्ण है तो हलंत, लेखा का पहला अक्षर है ल। अब यह सूत्र काम करेगा। यह सूत्र हमें बताएगा कि यदि त हलंत के बाद यदि ल आ जाए तो त के स्थान पर भी ल आधा कर देंगे। क्या होगा? उ त की जगह पर आधा ल, इधर लेखा है, उत्तरवर्ती उस शब्द को मिला लें तो हम देखेंगे बन जाएगा उल्लेखा। कोई दिक्कत? एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। उत जोड़ लासह, फिर वही सूत्र तोड़ ले। त के बाद ल आया तो त की जगह पर भी हम लोग अर्ध ल कर देंगे और लासह शब्द को मिला देंगे। नया शब्द बनेगा उल्लासह। एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तत्धन लीनः। यदि इस उदाहरण की बात की जाए तो हम देखते हैं कि तत् के त हलंत के बाद उत्तरवर्ती अक्षर ल है। यह सूत्र कहता है कि त के बाद यदि ल आ जाए तो त के स्थान पर भी ल हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम देखें तो एक नया शब्द तल्लीनः बन जाएगा। कोई यदि परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। आइए हम लोग एक तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। एक तीसरा सूत्र है व्यंजन संधि का मोनुस्वारः। यह सूत्र हमें कहता है मोनुस्वारः मान्तस्या पदस्यानुस्वारो हलि हरिम वंदे, अर्थात यदि म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। पुनः एक बार ध्यान देंगे इस सूत्र पर। सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सूत्र ये बताता है कि यदि म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, जिसमें क से लेकर के ह तक क से ह तक की जितनी भी वर्ण हैं वह आप
संख्या गिन लेंगे 33 है और ये कुल व्यंजन वर्ण है। तो ये सूत्र कहता है कि यदि म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो म का अनुस्वार करना है। जैसे हरिम धन वंदे, यहाँ देखते हैं हम लोग म हलंत है, इसके बाद वो आया है। यदि हम पूछे कि वह कैसा वर्ण है, स्वर या व्यंजन, तो आप बेहिचक कहेंगे सर कि ये तो व्यंजन वर्ण है, क्योंकि क से ह के बीच में आता है। तो ये व्यंजन वर्ण है तो कुछ करना नहीं, इसमें म का अनुस्वार कर लेंगे। ह री में हरस्वी की मात्रा है, हरस्वी की, और म का अनुस्वार कर दीजिए, वंदे को जोड़ लीजिए, बन गया हरिम वंदे। दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, सम धन सारह, यहाँ आप देखते हैं म हलंत है, उसके बाद उत्तरवर्ती अक्षर कौन है, स। कौन सा सा है ये, तो दंत स। पूछा जाए कि दंत से किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो क्या करें हम, तो म का अनुस्वार कर दें, तो स म का अनुस्वार कर दीजिए और उत्तरवर्ती शब्द सारह को जोड़ लीजिए, बन गया संसारह। अहम जोड़ कारह, अहंकारह, सम जोड़ योगा, संयोगा। इसको थोड़ा आप लोग भी अपनी से संधि करने का प्रयास करेंगे। सम धन योगः, अहम धन कारः, ये दोनों उदाहरण मोनुस्वारः सूत्र के हैं, इसी से बना लेंगे हम। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। पुनः हम लोग व्यंजन संधि के एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ कमेंट्स में अच्छा लगता हो तो अच्छा, यदि कुछ सुझाव की ज़रूरत हो तो कुछ सुझाव ज़रूर दें। ये हम लोग के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।